Hello guys, this is Aparna. Now we are moving to the next topic of the chapter 2, chemistry class 9th. Now there are three methods given to calculate the concentration of any solution. To calculate the mass percentage of a solution, the first method is given here. When we have the mass of solute and the mass of solution, then by the ratio of both of these to multiply by the 100, we can get the mass of percentage of solution. The second method is also given here, mass by volume percentage of a solution. So according to this formula, we have to use the mass of solute upon volume of solution multiply by the 100. And the last method which we can use to calculate the mass percentage, firstly volume of solute and the volume of solution multiply by 100. So इन थ्री मेथड्स के थ्रू हम यहाँ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि जो गिवन फिज़िकल क्वांटिटी है वो वॉल्यूम का है या फिर मास का है. एंड इन तीनों ही कंडीशंस में हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशंस दो ही चीज़ों को मेज़र करना है. फर्स्टली फर्स्ट टू मेथड्स में हम सॉल्यूट का मास यूज़ कर रहे हैं एंड द लास्ट मेथड में हम सॉल्यूट का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में मास ऑफ सॉल्यूशन को यूज़ किया जा रहा है एंड सेकंड मेथड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र किया जा रहा है. एंड द लास्ट वे यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी. सो वी कैन कैलकुलेट द result by these three methods. You can see here example is given. This is 2.1. A solution contains 40 gram of the common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. So according to this cautions or condition or terms, we will calculate the mass by mass percentage of the solution. What is given here? First you can see mass of solid is given. This is the 40 grams. And the second thing, mass of solvent is given. This is the 320 grams. Mass of solution we can calculate by this. Mass of solute plus mass of solvent इज़ इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशंस. यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन ज्ञान होता है. अब हम फर्स्ट वाले मेथड के थ्रू यहाँ कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की है. फर्स्ट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट एंड द सेकेंड इज़ मास ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज़ 40 by 360 into 100. So we can get the result here 11.1%. right? I think अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं तो आप कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड. Now the next topic, this is what is a suspension. Non-homogeneous system like those obtained by the groups in activity 2.2 and which solids are dispersed in liquids are called the suspension. It means हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें तो इट वुड बी क्लियर इन योर माइंड. लाइक आपने एक ग्लास वाटर लिया है जिसमें आप चॉक का कुछ पाउडर 1 और 2 टीस्पून डाल रहे हैं और उससे कंटिन्यूसली स्टिर कर रहे हैं. तो कंटिन्यूसली स्टिर करने के बाद भी आप देखेंगे कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, बिकॉज चॉक पार्टिकल्स उसे काफ़ी लंबे टाइम तक डिज़ोल्व करने के बाद भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते एंड वो सस्पेंडेड फॉर्म में
डिस्पर्स फॉर्म में, या ये बोलें कि पार्टिकल्स जैसे ही हम स्टिर करते हैं लिक्विड को तो पार्टिकल्स भी उसके साथ मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं और सस्पेंडेड यानी कि फैले हुए नज़र आते हैं, लाइक अ बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, यानी कि नेक्ड आइज के थ्रू हम इन पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन होता है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड थिंग, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, यानी कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ईजीली नेक्ड आइज के थ्रू देखा जा सकता है बिकॉज उनका साइज थोड़ा सा बिगर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. It means सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं और स्कैटर करते हैं एंड उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इट मीन्स जब हम किसी भी सस्पेंशन को सेटल डाउन होने देते हैं अनडिस्टर्ब किए, देन वो अनस्टेबल फॉर्म में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि फिर भी वो रोटेट होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम इन पार्टिकल्स को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. जब हम इसको डिस्टर्ब किए बिना कुछ लंबे टाइम के लिए लीव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं और सस्पेंशन को ब्रेक करते हैं और उसमें से लाइट का स्कैटर होना बंद हो जाता है। Now we are moving to the next topic. This is the colloidal solutions. Colloidal solutions की अगर हम बात करें तो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू द सॉल्यूशन। लाइक आपने देखा होगा कि हम कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ में यहाँ देखते हैं, लाइक मिल्क colloidal सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये दिखने में हमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड पार्टिकल्स नज़र आते हैं, यानी कि अगर आप इसे देखें तो ये हमें होमोजेनस मिक्सचर की तरह नज़र आते हैं, बट एक्चुअली ये होमोजेनस ना होकर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं जो कि कॉलोइडल पार्टिकल से बने होते हैं। बट उन कॉलोइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है जिससे कि हम उन्हें नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्कैटर करते हैं लाइट बीम को, एंड इन कॉलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू लाइट बीम का स्प्रेड होना या स्कैटर होना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जनरली ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर किसी रूम में एक स्मॉल होल के थ्रू एक सनलाइट का बीम आ रहा है या किसी भी टाइप की लाइट का बीम आ रहा है तो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक के या एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू लाइट स्कैटर्ड होती है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which acts as the particle of colloid dispersed in air. जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर कुछ होल्स के थ्रू लाइट बीम जो होती है वो पास होती है, तो वहाँ लाइट बीम का डिस्पर्जन होता है या स्कैटरिंग होता है। तो इस टाइप का फॉर्म एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें कि यहाँ पर टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है जो कि हम ओस की बूंदों
जिन्हें बोल सकते हैं। तो मिस्ट में कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, विच एक्ट एज द पार्टिकल्स ऑफ कॉलिड डिस्पर्स्ड इन एयर, जो कि कॉलिड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और एयर में डिस्पर्स्ड होती है। पार्टिकल्स ऑफ ए colloid is a heterogeneous mixture. The size of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है कॉलिड पार्टिकल्स का ये होता है कि इसमें जो मिक्सचर्स होते हैं सारे हेट्रोजीनस फॉर्म में होते हैं, बट उन्हें देखने पर ऐसा फील आता है जैसे कि ये होमोजीनस मिक्सचर्स हो। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड इज़ टू स्मॉल। इट मीन्स जो साइज़ होता है कॉलॉइडल पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिनको कि हम नेक्ड आइज के थ्रू इजीली नहीं देख पाते। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Colloidal particles जो होते हैं ये इतने बिग होते हैं साइज़ में कि इनके थ्रू लाइट बीम पास करने पर जो पाथ होता है वो विजिबल नज़र आता है। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable. Colloidal particles को लंबे टाइम तक डिस्टर्ब किए बिना लीव करने पर भी जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में क्वाइट स्टेबल फॉर्म में आते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलॉइडल पार्टिकल्स। इट मीन्स इन पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या सेपरेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। द कंपोनेंट ऑफ अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिस्पर्स फेज में होते हैं और जो मीडियम होता है वो एक तरह से डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कॉलॉइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्टर्ब फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। फर्स्टली अगर हम सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट की बात करें तो हम यहाँ पर डिस्पर्स पार्टिकल को डिस्पर्स फेज की फॉर्म में स्टडी करते हैं और जिसके अंदर ये डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सिंग मीडियम। Colloids are classified according to the state of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in this. From this table you can see that they are very common in everyday life. One table is given, this is the table 2.1, common examples of colloids. You can see here, firstly the dispersed phase are given, and in second column dispersing medium will be given, and some example of the colloid solutions are here. Just read this table carefully and just we will move to the next topic in our next video. Thank you so much for watching this video.